यहाँ तक हुआ था कल हमारा। यस सर। ये स्टार्ट होना था आज, मतलब सैटरडे को यहाँ तक हुआ था। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको? फ्रिक्शन। हमें देखना है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे कहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जाती है और कहाँ से कहाँ तक काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जाती है। ये हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा था। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे चेंज हो रहा था, जैसे से अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा था वैसे वैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था एक स्पेसिफिक वैल्यू तक, एक स्पेसिफिक वैल्यू तक। तो मैंने उस टाइम पे कलर वाइज आपको करके बताया था। उसके बाद हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक ब्लॉक पे भी एप्लीकेशन देखा था, उसमें कंडीशंस देखी थी हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन की कि कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, कितने तक लग सकता है और कौन सी कंडीशन में फ्रिक्शन कितना लगेगा, और मोशन ऑब्जेक्ट कोई कब मूव करेगा कब नहीं मूव करेगा। ये हमने कल तक देखा था। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे कि जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वैसे ही वैसे हमारा जो अप्लाइड फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो जब तक आपका अप्लाइड फोर्स आपके मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से कम रहेगा तब तक ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर रहेगा। यही था फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन में ये था कि जब तक आपका फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पे इक्वल नहीं हो जाता, जैसे ही इक्वल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जस्ट स्लिपिंग, या फिर हम बोलेंगे वर्ज ऑफ स्लिपिंग, जस्ट वर्ज ऑफ स्लिपिंग कंडीशन। और जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हमारा स्लाइडिंग हो जाएगा या फिर आपका मूविंग कंडीशन हो जाएगा। ये समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ये कल तक हम कर चुके हैं। हुआ यस कि नहीं? सर। यस सर। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, आपको याद है मैंने ये आपको बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग प्लस कोल्ड वेल्डिंग। था कि नहीं था? जो स्टैटिक फ्रिक्शन दो यस चीजों की वजह से सर। होता था। काइनेटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? ओनली इंटरलॉकिंग की वजह से, ओनली इंटरलॉकिंग की वजह से। अब देखो जब स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कहीं उस पर रखा हुआ है और उस पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, पहले आपने 10 अप्लाई किया, फिर आपने 20 अप्लाई किया, फिर आपने 30 अप्लाई किया, तो सिमिलरली फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। पहले 10 था, फिर 20 था, फिर 23 हो गया। लेकिन इस फ्रिक्शन फोर्स की भी कोई एक वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन फोर्स की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये जैसे जैसे ये ग्राफ बता रहा है आपको अप्लाइड फोर्स था वैसे ही फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहा है। ये इस पॉइंट पे क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू थी, उस वो मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल थी? म्यू एस इंटू एन के। म्यू एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये म्यू एस क्या है आपका? म्यू एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, या फिर बोल दो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और आपका म्यू के क्या है? म्यू के क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ हाँ, काइनेटिक ये बोल दो फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो हमेशा क्या होता है किसी किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच में म्यू एस की वैल्यू आपकी म्यू के से ज्यादा होती है। क्यों होती है? देखो क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो आपका इंटरलॉकिंग प्लस कोल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग आपको याद है मैंने बताई थी, कोल्ड वेल्डिंग बताई थी ना। यस तो सर। इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग दोनों की वजह से होता है स्टैटिक फ्रिक्शन।
और काइनेटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? ओनली ऑन इंटरलॉकिंग की वजह से। तो फ्रिक्शन फोर्स जो आपका अगर म्यूएस की वैल्यू ज्यादा है तो क्या म्यूएस इंटू एन जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी काइनेटिक फ्रिक्शन से? Yes, होगी कि sir. नहीं? तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट यहां पर, ये वाली कौन सी कंडीशन है? जब आपका एफ अप्लाइड इक्वल टू हो जाता है आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के। अप्लाइड फोर्स जब आपका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाता है, जैसे कि ये वाली कंडीशन, यहां तक क्या होता है देखो, इस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आपको होता है कि यहां से जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करता रहता है, इनिशियली बढ़ता रहता है, आगे बढ़ेगा, लेकिन यहां पर सेकंड वाली, यहां पे क्या है? अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड है, और यहां पे क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। और देखो जैसे सिमिलरली इस वाले ग्राफ में क्या हो जाएगा? इस वाले ग्राफ में पहुंच जाएगा फिक्स अपर कंडीशन पे, जो आपकी टॉप कंडीशन थी यहां पर। ये वाला पॉइंट क्या होता था? आपका पॉइंट क्या है? एफ एक्सर्टेड इक्वल टू एफ एस मैक्स, यानी कि जो आपका फोर्स अप्लाइड हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो आपके अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। अब यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन था, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। तो क्या ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम होगी? तो यहां से ऐसे करके नीचे आके कुछ स्लोप की तरफ में आएगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट हो जाता है। ये कौन सा कोफिशिएंट है? यहां से जैसे यहां तक बढ़ा, उसके बाद में ड्रॉप हुआ, उसके बाद में कुछ ड्रॉप हुआ, लेकिन क्या आपको याद है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती थी? याद है कि नहीं? Yes, sir. तो आपको इस ग्राफ से ये समझ में आ रहा होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एक लिमिट तक बढ़ती है, एक लिमिट तक बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं वर्ज ऑफ मोशन। वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन क्या होती है? वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मोशन बोलते हैं इसको। वर्ज ऑफ मोशन की कंडीशन क्या होती है? जब आपका अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाता है, तब उसको बोलते हैं वर्ज ऑफ मोशन। यहां से थोड़ा सा और ज्यादा फोर्स अप्लाई अगर होगा, ये फोर्स थोड़ा सा भी बढ़ रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स आपका कम हो रहा है। देख रहे हो आप? इस पॉइंट के बाद में Yes, फ्रिक्शन फोर्स sir. कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एक पॉइंट के बाद में जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो गया, उसके बाद में आपका कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में आप कितना भी फोर्स अप्लाई करो, आप कितना भी फोर्स अप्लाई करो, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू के इंटू एन रहेगी। आपका जैसे जैसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, ऑब्जेक्ट आपका एक्सिलरेट करता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक लगता है? जब तक ऑब्जेक्ट Yes, आपका sir. मोशन में नहीं आता। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू एन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू एच क्या होता है? Coefficient of कोफिशिएंट ऑफ kinetic स्टैटिक फ्रिक्शन। coefficient of क्लियर है kinetic सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओनली नीलम ही रिप्लाई कर रही है, बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. मैसेज में Yes, sir. कुछ लोग मैसेज में रिप्लाई करते हैं। मैसेज एक्चुअली होता ये है कि मुझे आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं देती, मुझे सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देती है। ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, मुझे मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे ये सब दिखाई देता है, बस आपकी वॉइस, ईयरफोन लगाए इसमें वॉइस सुनाई देती है। जब तक आप बोलोगे नहीं, लिखते रहो, मुझे दिखाई नहीं देगा। मुझे तो आपका देखने के लिए मुझे स्पेशल मिनिमाइज करना पड़ता है स्क्रीन को, तब आपके जो मीट का, गूगल मीट वाले पेज पे आता हूँ, तब मुझे आपका जो लिखा हुआ है वो सब दिखाई देता है। इसलिए आप जो भी रेस्पॉन्स देते हो बोल के दिया करो, ठीक है? ये क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हुआ Yes, कि sir. कहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और कैसे Yes, फिर sir. काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है? हाँ? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, देखो अभी सेकंड रुको, इसको हटा देता हूँ।
ये वही बताया मैंने वैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो किसकी वजह से होता है, इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग की वजह से, और वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो आपका इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। और यही आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, ये वही लिखा हुआ जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब हम आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? अच्छा, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कांटेक्ट फोर्स बताया था। Yes, sir. देखो, कांटेक्ट फोर्स जो दो फोर्स सरफेसेस के कांटेक्ट की वजह से क्रिएट होता है। देखो, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द नॉर्मल, यानी कि आपको याद हो तो कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट किए थे हमने, जिसमें पैरेलल टू द सरफेस को हम बोल रहे थे फ्रिक्शन फोर्स और परपेंडिकुलर टू द सरफेस को बोल रहे थे नॉर्मल फोर्स। याद है आपको? Yes, sir. तो वही आपका Yes, sir. मान लो, ये आपका अभी आपका ये मान लो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा क्या इसी डायरेक्शन में जाएगा? इस जो जो आपका Yes, इन sir. दोनों फोर्सेस का, नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसका एंगल नॉर्मल रिएक्शन से, ये जो नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ, अभी एक और एंगल आएगा, एंगल ऑफ रिपोज, वो अलग होगा, वो अलग होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझो कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा, अच्छा इसका रिजल्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, रिजल्टेंट को क्या लिख सकता हूं, रिजल्टेंट को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ओनली एन स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं कि Yes, नहीं रिजल्टेंट को? भाई इसका मैग्नीट्यूड तो यही yes, होगा। अब Yes, मैग्नीट्यूड sir. आपका ये होगा, तो अल्फा क्या होगा फिर? अल्फा देखो, देखो ये आपने लिखा रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट में एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा एफ एस क्या था, एफ एस मैक्स क्या था, म्यू एस इंटू एन था कि नहीं था? म्यू एस Yes, इंटू एन, sir. ये पीछे वाली स्लाइड में देखो, एफ एस मैक्स क्या था, म्यू एस इंटू एन है कि नहीं? तो आप क्या करोगे, Yes, sir. इस एफ एस की जगह पे एफ एस का फॉर्मूला आपको म्यू एस इंटू एन है। अच्छा टेन अल्फा, अगर यहां से टेन अल्फा निकालू मैं, मान लो ये मेरा कोई ट्रायंगल है, ये वाला कोई ट्रायंगल है जिसको मैं दे दूं ए बी सी, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो ये अगर अल्फा अल्फा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, बेस या हाइपोटेन्यूज, ये वाला या फिर परपेंडिकुलर, क्या होगा? ये base, अगर बेस होगा, ये होगा क्या आपका परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। Hypertonic. टेन टेन अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P over V. परपेंडिकुलर अपॉन Base. बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है बीसी साइड परपेंडिकुलर है, क्या ये बीसी यहां से इसके इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स के, है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या मैं बीसी की जगह पे ये फ्रिक्शन फोर्स लिख सकता हूं? ये दोनों साइड इक्वल है ना? Yes, तो Yes, बीसी, sir. इस परपेंडिकुलर क्या है आपका, बीसी है, बीसी अपॉन क्या है, ए बी। तो परपेंडिकुलर बीसी क्या है आपका, बीसी आपका फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, और ए बी क्या है, ए बी आपका नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल है। तो क्या आ गया, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे आप क्या पुट कर दो, म्यू एस इंटू एन, सॉरी म्यू एस इंटू एन अपॉन एन, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. है नहीं? तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा यहां से कि टेन अल्फा इक्वल टू म्यू एस, टेन अल्फा इक्वल टू म्यू एस। या फिर आपको अल्फा जब निकालना होगा तो आप ये बोल सकते हो कि टेन इनवर्स म्यू। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। Yes, sir. आपने पढ़ा भी होगा कि म्यू इक्वल टू टेन अल्फा, म्यू इक्वल टू Yes, sir. टेन अल्फा। आपने शायद कॉलेज में अपने स्कूल में थोड़ा बहुत आपको अगर याद हो तो फ्रिक्शन जब आपके जो सर होंगे उन्होंने पढ़ाया होगा तो म्यू इक्वल टू टेन अल्फा कुछ बताया भी होगा। तो अब समझ में Yes, आया sir. एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? Yes, sir. क्लियर हुआ सबको?
Yes, sir. Yes, sir. नीलम के अलावा भी बाकी लोग बोल दिया करो, जिससे कि मुझे कंफर्म हो जाए कि आगे बढ़ूं फिर। हाँ, Yes, sir. Yes. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब आता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। Yes, sir. देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है एक्चुअली, एक मिनट देखो जरा। एंगल ऑफ रिपोज मैं आपको बताता हूँ, मेरी स्क्रीन पे आता हूँ मेरे पास। हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा Yes, है। sir. देखो Yes, sir. ये किसी एक एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से। देखो ये मेरा हाथ है जो हॉरिजॉन्टल पे है, ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल पे हाथ है मेरा। Yes, अब दिख रहा sir. होगा पूरा। तो देखो ये जो Yes, कैलकुलेटर sir. है, कैलकुलेटर अभी मैं एंगल बढ़ाता जा रहा हूँ लेकिन मूव नहीं कर रहा। देखो अब मूव करने लग गया, देखो मूव करने लग गया कैलकुलेटर Yes, करने sir. लग गया। जैसे जैसे Yes, जैसे जैसे sir. एंगल बढ़ा रहा हूँ तो कैलकुलेटर मूव करके नीचे गिर गया। देखो जिस एंगल पे, जिस भी एंगल पे, जो अभी ये हॉरिजॉन्टल है, अभी ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से बिल्कुल रखा हुआ। जैसे जैसे ये देखो मेरे हाथ से नीचे वाले हाथ से हॉरिजॉन्टल जो है वो गैप बढ़ता जा रहा है। जिस एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट, देखो स्लाइड करने लग गया, कर रहा है कि नहीं। देखो Yes, नीचे गिर sir. गया। जिस एंगल पे जिस एंगल पे ये स्लाइड किया था कैलकुलेटर हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बना रहा था ना, ये नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा था, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ Yes, sir. रिपोज। जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप अभी एनिमेशन में देखोगे यहाँ पे, जैसे मान लो ये ब्लॉक दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ब्लॉक है, मैंने थोड़ा सा ऊपर किया, अभी मूव नहीं कर रहा है। ये कोई एंगल आया, मान लो अल्फा, ये कोई अल्फा एंगल है, अभी ये स्लाइड नहीं कर रहा है। तो क्या इसका ये जो कंपोनेंट होंगे, इसके जो कंपोनेंट होंगे, इसके जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या होंगे। देखो आपका वेट तो डाउनवर्ड लगेगा, सीधा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा कि नहीं। Yes, sir. ये अगर वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये आपका एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। ये एंगल आपका अल्फा हो गया, तो आपका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये वो कंडीशन है, मान लो कि अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो क्या हमारा एफ एस जो होगा, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो हमारा एफ एस जो है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, क्या इसी डायरेक्शन में लगेगा। अरे एम जी साइन थीटा उसको नीचे की तरफ स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। Yes, sir. तो क्या Yes, क्या मैं बोल सकता हूं कि एफ एस की वैल्यू या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी, किसके, एफ एस मैक्स की, एफ एस मैक्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी किसके, एम जी साइन अल्फा के। Thank you. Yes, sir. होगी कि नहीं, क्योंकि देखो वर्टिकल कंपोनेंट तो नॉर्मल रिएक्शन कंपेयर कर देगी ना, बैलेंस कर देगी। Yes, जैसे sir. इस अल्फा को अगर थोड़ा और बढ़ाएं, तो देखो थोड़ा सा और बढ़ाया, थोड़ा सा, अब देखो स्लाइड करने लग गया। अभी देखो अभी तक स्लाइड नहीं कर रहा था, हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ाया, तो क्या हुआ, ये ब्लॉक स्लाइड करने लग गया, नीचे की तरफ स्लाइड करने लग गया। तो क्या मैं इसी को एंगल ऑफ रिपोज बोलूंगा, Yes, sir. है ना? इसी को मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ रिपोज। कि ये जो थीटा एंगल है, ये जो पहले अल्फा बनना था, मान लो अभी ये थीटा बनना है, तो यही जो एंगल है इसी को मैं बोलूंगा क्या, एंगल ऑफ रिपोज। ये वाला एंगल भी Yes, थीटा sir. होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो जिस एंगल पे कोई ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करने लग जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ Angle of रिपोज। repose. एंगल ऑफ रिपोज। जैसे मैंने अभी आपको एक प्रैक्टिकली भी बताया था, दिखाया भी था आपको। Yes, sir. अच्छा ये बताओ, अगर ये सरफेसेस दोनों रफ हों, अगर ये रफ सरफेस होगा, इसकी रफनेस अगर मैं बढ़ाऊं तो एंगल ऑफ रिपोज बढ़ेगा कि घटेगा, अगर इसकी रफनेस बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा। एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, Sir, घटेगा. घटेगा। अच्छा नीलम का आंसर है घटेगा, बाकी लोग और कोई आंसर देना चाहता है, सर घटेगा। सर बढ़ेगा। सौरभ बोल रहे हैं बढ़ेगा, सर कम हो जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज, आदित्य बोले कम हो जाएगा। बेटा एंगल ऑफ रिपोज एक्चुअली बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, जब इन दोनों का इसका सरफेस अगर रफ हो गया, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी,
यस सर। है? अगर फ्रिक्शन फोर्स Yes, की sir. वैल्यू ज्यादा हो गई तो क्या ये ज्यादा ज्यादा फोर्स लगेगा तो क्या ये इस तरफ पीछे की तरफ ज्यादा जोर से खींचेगा? खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यस जब सर। ज्यादा तेज खींचेगा तो हमको ज्यादा एंगल बढ़ाना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि साइन थीटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आपका, क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी? अरे साइन जीरो की वैल्यू आपकी देखो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है कि नहीं? होती है ना? Yes, sir. कि मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, क्या आपके साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है? बढ़ रही Yes, है कि sir. नहीं? यस तो सर। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तभी तो इस फ्रिक्शन फोर्स को अपोज कर पाएगा। इसकी वैल्यू मान लो Yes, बढ़ गई, sir. इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो क्या हमें इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करनी पड़ेगी? इसकी वैल्यू इंक्रीज सिर्फ एक ही तरीका से हो सकती है, एमजी तो कांस्टेंट है, साइन थीटा को इंक्रीज करो। और साइन थीटा कब इंक्रीज होगा? जब थीटा इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर इसकी हम रफनेस बढ़ाएंगे तो आपका एंगल ऑफ रिपोज बढ़ेगा। प्रैक्टिकली भी आप घर पर देख सकते हो कि किसी एक कोई पेपर नहीं, कोई मान लो कोई लकड़ी का तख्ता ले लेना, कोई लकड़ी का, उसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ना, टेबल पे, आप अपने टेबल पे भी देख सकते हो, टेबल के ऊपर क्या करना, कोई एक बॉक्स ले लेना, या फिर कोई कार्टून का बॉक्स या फिर जूते का बॉक्स, जूते खाली शूज का बॉक्स होता है ना, उसको लेना, उसमें जूते रख लेना भले अंदर, तो उसको टेबल पर रखना, एक साइड से टेबल को उठाना, एक साइड से टेबल को उठाना, अब कुछ एक एंगल पे वो ऑटोमेटिक खुद ही स्लाइड करने लग जाएगा बॉक्स नीचे की तरफ। उसके बाद में क्या करना है आपको, उसके बाद उस टेबल पे कोई पॉलीथीन या फिर कुछ चिपका दो जिससे कि उसकी सरफेस रफनेस कम हो जाए, या फिर ऑयल चिपका दो, ऑयल चिप लगा दो उस पर, उससे सरफेस रफनेस कम हो जाए, तो आप द्वारा में उठाओगे तो आप देखोगे कि उसको कम एंगल उठाने पे ही ब्लॉक स्लाइड करने लग गया। अगर हमने उसकी सरफेस रफनेस कम की तो क्या हुआ? एंगल कम हो गया, एंगल ऑफ रिपोज कम हो गया। और अगर हम उसकी सरफेस रफनेस बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिपोज बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है Yes, कि नहीं आ sir. रहा है ये कंसेप्ट? आप Yes, sir. ये चीज आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो, आप अपने घर पे, आप अपने घर पे ही प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, सारी चीजें हैं आपके पास में, टेबल भी होगी आपके घर में, कोई कार्टून वगैरह, जूते चप्पल, किसी का भी कोई भी बॉक्स हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बॉक्स अगर नीचे गिरे तो जिससे कुछ नुकसान ना हो, टाइल्स ना टूटे, या फिर मान लो आपने ईंट रख ली टेबल के ऊपर, टेबल से नीचे ईंटें गिरी और नीचे टाइल टूट गया, मम्मी मारेंगी फिर तो। आप करने चले थे फिजिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट, आपके खुद के साथ एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, है ना? यस सर। ऐसा नहीं Yes, करना है ना, एक्सपेरिमेंट भी Yes. करना है और मम्मी की पिटाई भी नहीं खानी है, ऐसे कुछ करना है। अगर ऐसा कुछ करना है तो कुछ ऐसा ही, हमें इसी हिसाब से चलना पड़ेगा, है कि नहीं? यस यस सर। क्लियर है ये एंगल ऑफ रिपोज? यस Yes, sir. यस सर। अब देखो एंगल ऑफ रिपोज में क्या होता है, जो एफ एस मैक्स कितना हो सकता है, एफ एस मैक्स कितना हो सकता है भाई, जब एट द मोशन ऑफ वर्ज, वर्ज मोशन पे क्या होता है, जब आपका मोशन स्टार्ट होने वाला होता है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाती है, Yes, sir. होती है कि नहीं? अब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स क्या है कि mg sin थीटा है कि नहीं, इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए, Yes, sir. है? यस इसको मूव कराने के लिए क्या है? mg sin थीटा है, mg sin थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू एन, म्यू एन ही हो सकता है ना, Yes, sir. हाँ? तो म्यू एन, अब आप यहां से देखोगे एन इस डायरेक्शन में व्हाट इक्वेशन वो लगाओगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे, तो अब एन इक्वल टू क्या आएगा आपका, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लगाओगे, मान लो इसको x मान रहे हो, इसको y मान रहे हो, तो देखो n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो आपका n इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? n इक्वल टू Yes, एम जी sir. कॉस थीटा आएगा। तो Yes, यहां से sir. n पुट कर दो, यहाँ पे n पुट कर दो जरा, एम म्यू इंटू क्या, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, हो गया है कि नहीं? Yes, sir. mg से mg कैंसिल हो गया, इस कॉस को इस साइन के नीचे पहुंचा दो, क्या आएगा, म्यू इक्वल टू साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया, टेन थीटा आ गया कि नहीं आ गया? tan theta. Yes, sir. आप ऐसे भी निकाल सकते थे उसको, और ये फॉर्मूला हमने पीछे भी निकाला है, देखो म्यू इक्वल टू टेन अल्फा, या फिर इसमें अल्फा एंगल ले लिया था, उसमें थीटा एंगल ले लिया है। Yes, समझ sir. में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये है आपका क्वेश्चन, फॉर द गिवन अरेंजमेंट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m1, m1 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द सिस्टम रिमेन्स इक्विलिब्रियम, आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। आपका आप दिया क्या है, आप काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट को म्यू मान लिया है। इसको यार करके बताओ, आपके लिए 3 मिनट है, करो जरा इसको। हैंड रेस करिएगा, आंसर बताना नहीं है, हैंड रेस रखिएगा बस आप। शगुन, नीलम, सौरभ, आदित्य, स्नेहा, इतने लोगों का हो चुका है क्या? सर नहीं, अभी कर रहे हैं. नहीं, ये हैंड रेस था ना, इसलिए पूछ रहा था मैं, काफी लोगों का हैंड रेस था। अभी किसी का भी नहीं हुआ है तो सबका हैंड लोअर कर दूंगा। सर कर रहे हैं अभी। ओके ओके ओके, जस्ट वेट, वेट कर रहा हूँ। जैसे हो जाए आप हैंड रेस कर दीजिएगा, मैंने सबके हैंड लो कर दिए हैं। हुआ?
अभी किसी का नहीं हुआ, आ रहा है या फिर मैं करवाऊं? सर आप करा दो। ओके ओके, चलो मैं करवाता हूँ। सर आप ही तो करवा ये दो। बताओ, ओके ओके, क्या हम M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए पहले? M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। देखो M1 का क्या वेट डाउनवर्ड लगेगा, वेट mg M1g लगेगा कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो कुछ। Yes, sir. यस और सर। इसका एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वर्टिकली अपवर्ड, क्या N1, मैंने इसको ले लिया N1, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगा, N1 ले लिया। ये आपका क्या, इस पे एक टेंशन मान लो टी टेंशन थी, और इसके ऊपर क्या फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर टेंशन इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स Yes, इस sir. डायरेक्शन में लगेगा। अभी मैं ओनली M1 मास को देख रहा हूं, M1 मास के लिए, फॉर M1 के लिए क्या कर रहा हूं मैं, सिग्मा Fy अप्लाई कर रहा हूं, Fy इक्वल टू 0। देखो उसने, क्योंकि उसने बोला है कि सिस्टम रिमेन्स इक्विलिब्रियम, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए उसका, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एक्सेलरेशन? होगा Yes, कि नहीं एक्सेलरेशन 0? तो अब जब सिग्मा Fy इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां से क्या आएगा, N1 माइनस, इसको मान लो पॉजिटिव x और इसको मान लो पॉजिटिव y। पॉजिटिव y में क्या है, N1 है, N1 माइनस M1g होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू 0, होगा कि नहीं? है यस सर। yes, sir. बेटा M1 मास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी M2 को देखेंगे, M2 को भी देखेंगे। अभी मैं M1 के लिए क्लियर कर लेते, पहले M1 इक्वल टू क्या आ गया, N1 इक्वल टू M1g आ गया कि नहीं आ गया N1? यस होगा सर। कि नहीं? Yes, sir. क्या मैं फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला लिख सकता हूं यहां से? फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एस इंटू N1। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या ये होगा, म्यू एस इंटू N1, होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. म्यू, वो फ्रिक्शन फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू एस म्यू एन होता है कि नहीं, म्यू एन। अब देखो म्यू एस म्यू के दोनों म्यू दिया हुआ है, तो मैं इसको म्यू इंटू एन की वैल्यू क्या है मेरी, M1g आई है, आई है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या फ्रिक्शन फोर्स को म्यू M1g, ये अब क्या आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब आप सिमिलरली अप्लाई कर दो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन। अब एक्स डायरेक्शन में देखोगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या है आपकी, टी है कि नहीं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में टी है ना? अरे हाँ ना, मैं कुछ बोला करो यार, आप Yes, sir. रेस्पॉन्स नहीं कर, तो आगे कैसे बढ़ो? जब यस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपका टी है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स माइनस एफ आर इक्वल टू 0, और कोई फोर्स है नहीं, तो टी हमें निकालना है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। तो एफ आर क्या है, म्यू M1 इंटू जी, है कि नहीं है? यहां तक क्लियर हुआ, हमारी टी की वैल्यू हमारी आ गई, हमने निकाल लिया। जिस यस सर। स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन होगी क्या, म्यू M1g। क्या यहां पर जो टेंशन होगी, ये जो पुली है आपकी क्या है, मासलेस पुली मानेंगे, यहाँ पे मासलेस पुली है, इस पुली का फोर्स में कोई लेन देन नहीं है, तो क्या इस मास को भी टेंशन, टी ही टेंशन लग रहा होगा, Yes, sir. लग रहा होगा कि नहीं? देखो टेंशन क्या होता है, जहां से फोर्स लग रहा होता है उसके आउटवर्ड लेते हैं, तो हमने यहां से भी आउटवर्ड लिया था टेंशन और यहां से भी आउटवर्ड लेंगे। क्या M2g नीचे की तरफ लग रहा होगा, M2g लग रहा होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या इसका एक्सेलरेशन फॉर M2 मास, अब लेते हैं हम फॉर M2 मास, M2 के लिए क्या करें, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 करूं, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्स, टेंशन फोर्स और M2g दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये रेस्ट में रह सकता है।
अगर यस सर। मास आपका m2g अगर आपका टेंशन से ज्यादा हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, अगर कम होता तो ऊपर की तरफ मूव कर जाता, अगर इक्विलिब्रियम में है तो आपका रेस्ट में रहना चाहिए। इसका मतलब t माइनस के m2g इक्वल टू 0, और t आपका क्या है, म्यू m1g। t क्या है, म्यू m1g इक्वल टू क्या आ गया, m2g। g से आपका g कैंसिल हो गया। पूछा क्या है हमें, कौन सा मास पूछा है, m1 की वैल्यू पूछी है। तो क्या हमारा m1 इक्वल टू हो जाएगा m2 डिवाइडेड बाई म्यू सॉरी m2 डिवाइडेड बाई म्यू, हो जाएगा कि नहीं बेटा? किसी को कोई यस डाउट इसमें, सर। किसी को कोई डाउट यस इसमें? सर। नो सर। नो हाँ, सर। नहीं हमने सर। पहले क्या यहाँ किया, से m1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। आप पहले m2 का भी बना सकते थे। पहले अगर m2 का बनाते तो t की वैल्यू क्या आ जाती आपकी, m2g के टर्म में आ जाती। m2g के टर्म में आती तो पहले वाले में जो फ्रिक्शन फोर्स था उसको m2g के इक्वल रख देते, तब भी आपका आंसर यही आता, m1 इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई म्यू। क्लियर है ये? यस सर, यहाँ से बता दो m1g इज इक्वल टू m2g। एम एम देखो, यहां से म्यू म्यू m1g इक्वल टू m2g, ये वाला ना। सर देखो यहां से टेंशन टेंशन हमने निकाली थी फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल। m1 जिस वाले m1 वाले मास पे हमने सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई किया था, तो देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपका टी फोर्स है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स है। तो क्या हम टेंशन फोर्स माइनस के फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? यस तो सर। टेंशन फोर्स क्या आ गया आपका, टेंशन फोर्स आपका आ गया फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल। और फ्रिक्शन फोर्स क्या है आपका, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, म्यू m1g। म्यू तो म्यू m1g। m1g आ गया। अब जब आपने जो m2 मास के लिए अप्लाई किया, m2 मास पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगी और वेट की तरह लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में t को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड है तो m2g को माइनस नेगेटिव लेंगे। तो जब इसको एम टी की वैल्यू यहाँ पे पुट की कि म्यू m1g, टी की वैल्यू म्यू m1g पुट कर दी और m2g हमारा इसका वेट है, तो यहां से क्या किया, जी से जी कैंसिल हो गया। m1 की वैल्यू हमें निकालनी है तो म्यू को क्या किया, m2 के नीचे भेज दिया, m1 इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई म्यू। सर आगे अब। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन F2 इक्वल टू 25 न्यूटन, और F2 की दूसरा क्वेश्चन है कि F2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 50 न्यूटन। दो क्वेश्चन है इसमें। इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा 3 मिनट ही दूंगा। अगर आपका एक पार्ट आ जाता है, पहले मुझे एक पार्ट बताओ, अगर एक पार्ट आ जाता है तो मैं मान लूंगा कि आप दूसरा पार्ट भी कर दोगे, तब दोबारा से फिर टाइम दूंगा आपको। पहले एक पार्ट करो आप, फर्स्ट वाला पार्ट करो आप, पहले फर्स्ट पार्ट करो। हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन को?
हो रहा है? मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो फिर मैं करवाऊं? ओके। अच्छा ये बताओ, इस एम एम मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। क्या इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, कैपिटल एम जी? लगेगा कि नहीं? यस सर। रेस्पॉन्स तो करो। क्या इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, एन? लगेगा? यस सर। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा। और इस पे फोर्स लग रहे हैं दो, एक F2 फोर्स लग रहा है और एक F1 फोर्स लग रहा है। बेटा ये माइक किसका ऑन है, ये ऑफ कर ले। गुरदीप, गुरदीप, तो अब क्या होगा? जैसे ही अगर फोर्स आपका अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एफ आर? एफ आर होगा ना? यस सर। फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा इसका देखो, एक F2 फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो एक कंपोनेंट किधर जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? यस सर। आएगा ना? तो इसका इस एंगल कितना हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री, तो इधर कौन सा जाएगा एंगल, F2 cos 53, तो इधर क्या जाएगा, F2 sin 53। साइन 53। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई अप्लाई करो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सिग्मा एफ वाई अप्लाई करो। सिग्मा एफ वाई अब अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एन ऊपर है और F2 साइन 53 भी ऊपर है, तो आपका क्या होगा, एन प्लस F2 साइन 53 माइनस कैपिटल एम जी इक्वल टू 0। समझ में आया ये? समझ में आया कि नहीं? यस सर। कैसे यस लिखा है मैंने सर। ये? अब देखो एन आपका ये, एन हमें निकालना है, माइनस F2 क्या है आपका 25, साइन 53 की वैल्यू क्या होती है, मैजिक ट्रायंगल बना लो। ये एंगल क्या है 37, ये अगर क्या है 53, तो ये साइड क्या होगी, ये साइड क्या होगी 4, ये होगी 3, ये होगी 5। होती है कि नहीं है? यहां यस से आप क्या सर। करोगे, साइन 53 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी साइन 53 की वैल्यू? अरे साइन 53 की क्या आएगी वैल्यू, अब तो बता दो, मैंने मैजिक ट्रायंगल भी बता दिया आपको। 4/5। 4/5। बेटा 4/5 क्यों आएगी? साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। इस 53 के लिए परपेंडिकुलर 3 वाली साइड होगी, 3/5 आएगी। साइन 53 की जगह पे क्या होगा, 3/5 माइनस कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है 10 kg इंटू जी क्या है 10 इक्वल टू 0। तो आप यहां से एन कितना आ जाएगा, देखो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो 100, ये इसको इधर रहिए, 100 माइनस 15, एन कितना आ गया 75 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया, एन 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 75 न्यूटन आ गया। यस सर। एन आपका 75 न्यूटन आ गया, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम
क्या होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स? 85 आएगा हाँ, ये क्या है? सर, 85 आएगा। हाँ 85, यस 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 85 आएगा, 75 नहीं 85, ओके ओके 85 ही आएगा। म्यू एस इंटू एन होता है कि नहीं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस इंटू एन होता है। म्यू एस क्या है यहाँ पर? 0.5, 0.5 इंटू 85, ये कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा? 42.5 आएगा कि नहीं आएगा? 42.5 न्यूटन। यस सर। हाँ, ये आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई, इतना मैक्सिमम अप्लाई हो सकता है। अब देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है, उस डायरेक्शन में हमारा क्या क्या वो आ रहा है, कंपोनेंट आ रहा है। देखो इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लो एफ एक्स की वैल्यू में निकालनी है, क्या हमारा F1 प्लस F2 cos 53 होगा। तो F1 क्या है आपका 20 प्लस F2 क्या है आपका 25 इंटू cos 53। क्या cos 53 की वैल्यू 4/5 होगी? होगी कि नहीं? देखो ये मैजिक ट्रायंगल था, ये 37 थी, ये 53 थी, ये 4 थी, ये 3 थी, ये 5 थी। तो यहां से cos 53 की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगी? अरे बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? cos क्या होता है? cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे? 53 के लिए बेस क्या है? 4 है कि नहीं? 4/5 होगा। तो यस सर। देखो 20 प्लस 25 इंटू 4/5, तो 5 से 5 टाइम्स कटाइए, कितना आया? 20 प्लस 20 कितना आया? 40 न्यूटन। ये कितना आया आपका? 40 न्यूटन आया, आया कि नहीं? यस सर। तो 40 न्यूटन आया ये। अब देखो इधर 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है? 42.5, 42.5। तो मुझे ये बताओ क्या लगेगा फिर फोर्स, एक्चुअल में क्या फोर्स लगेगा? बताओ। हैं? आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट याद करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट। क्या होगा बताओ? सिर्फ 40 न्यूटन। हैं? 40 न्यूटन ही फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? 40 न्यूटन ही लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। समझ हैं? अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड केस पे आते हैं, सेम टू सेम। जैसे अभी क्या हुआ था, हमारा अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में था, अप्लाइड फोर्स हमारे इस डायरेक्शन में था, और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से वैल्यू कम थी, इसीलिए हमारा जो अप्लाइड फोर्स था उसी के इक्वल फ्रिक्शन फोर्स लगे जा रहा था कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सेम सर। टू सेम। अब क्या होगा, जैसे कि तो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? एक्सेलरेशन यस सर। होगा कि नहीं? जीरो, जीरो होगा ना। अब आपका इधर देखोगे, आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या आया था? नॉर्मल रिएक्शन आपका यही रहेगा, सेम टू सेम आप अप्लाई करोगे सेकंड केस के लिए, सेम टू सेम। वहां पे क्या करोगे? सेकंड केस अब आप खुद कर सकते हो कि नहीं? सेकंड केस को ये बताओ मुझे। सेकंड केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, बस ट्राई करोगे आप एक बार। फर्स्ट केस मैंने करा दिया, सेकंड केस आप ट्राई करोगे?
आपको Yes, नॉर्मल sir. एक्शन, जैसे मैंने Yes, एफ एक्स sir. निकाला है, यहाँ पे आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे। न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के ट्राई करो, एक बार जरा ट्राई करो। बेटा सुन पा रहा है मुझे? यस सर। तो जो हमने मैजिक ट्रायंगल लगाया था ना, मैजिक ट्रायंगल, वो हमने साइड उल्टी सीधी ले ली हमने। यहाँ पे जो 53 वाली जो साइड होती है वो 3 होती है, और अदर साइड जो होती है 4 होती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा बस। मेथड एज इट इज रहेगा, मेथड जस्ट जैसे है एग्जैक्टली वही रहेगा मेथड। Yes, sir. मेथड वही है, आप अप्लाई करो, मेथड वही है, सेम टू सेम। बस यहाँ पे हमारा साइन कॉस की वैल्यू चेंज हो जाएंगी बस। जैसे यहाँ पे मेथड वही है, सेम टू सेम। हो रहा है कि नहीं?
बेटा हो रहा है या फिर मैं करवाऊं? सर होमवर्क में दे दो ये। होमवर्क में दे दूं? यस सर। देखो सर आपको आपको अभी अभी जो था, अभी हमने जो साइड्स गलत ले ली थी बस, उसके अलावा मेथड एग्जैक्टली सेम था। अब आपको करना क्या है इसमें, आपको बस इतना करना है, नॉर्मल रिएक्शन सेम टू सेम निकलेगी आपकी, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 40 ही आएगा। आपको यहाँ पे इस वाले में जो मैंने एफएक्स निकाला है 35 न्यूटन, इसमें क्या आएगा, 40 न्यूटन से ज्यादा आएगा। 40 न्यूटन से इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा, अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन से ज्यादा आएगा, जिस वजह से क्या होगा, इस मास का एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होगा और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। तो हमें यहाँ पर सेकंड लॉ अप्लाई करना होगा। ये सेकंड बी वाला पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? यस ठीक है कि सर। नहीं? बी वाले पार्ट आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ये वाला जो है 50 न्यूटन का वाला फोर्स जब अप्लाई करोगे। अब हम देखते हैं कि ओह शिट, टाइम हो भी गया। सर तभी बोल रहा था होमवर्क ओके में दे दो। ओके 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 ओके, देन मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम हो गया। ओके ओके बेटा, चलो फिर अभी एंड करते क्लास को, बच्चे गए भी, मुझे पता भी नहीं चला टाइम का। यस सर। ओके सर, बाय, गुड Yes, नाइट। sir. ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, गुड sir. नाइट, Good night. वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट।